बीजेपी के मेयर और कांग्रेस के मेयर की क्या स्थिति है? बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने जो ताकत है उसका अभी तक 20% भी मैदान में झोंकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिन प्रत्याशियों की टिकट्स कटी वहां अपने बिहाफ पे भी इंचार्ज बना के और उनको जिम्मेवारी दी हुई है। तो अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर दोनों ही की जिम्मेवारी लगाई हुई है। रोहतक के स्थानीय विधायक भारत भूषण बत्रा अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से कोई नामांकन जो प्रक्रिया में शामिल होता तो मुझे लगता है कि चुनाव बिल्कुल कांटे पे तुला हुआ होता, बराबर होता। तो भारत भूषण बत्रा ही ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। जहां स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी पीछे हट गए। भाजपा का अपना कोर वोट बैंक है जो जनसंघ से जुड़ा हुआ वोट बैंक है। दी हरियाणा टॉक्स के पॉडकास्ट स्टूडियो में आज हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार जोगेंद्र कथुरिया। हम रोहतक नगर निगम के मेयर और 22 वार्डों में अभी क्या स्थिति है, बीजेपी कहाँ है और कांग्रेस प्रत्याशी कहाँ पे है, हम इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। जोगेंद्र कथुरिया जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बस बढ़िया। आप रोहतक के सभी वार्डों में आप लगभग घूम चुके हैं, सर्वे आपका चलता रहता है। तो अभी आज के टाइम में बीजेपी के मेयर और कांग्रेस के मेयर की क्या स्थिति है? देखिए, जब तक नामांकन नहीं हुआ था और दोनों प्रत्याशी मैदान में नहीं आए थे तब तक पलड़ा कांग्रेस का भारी दिखाई दे रहा था। जब से नामांकन की प्रक्रिया हुई है, नामांकन में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बल्कि अगर कंपैरिजन करें कांग्रेस से तो कांग्रेस अपने जो ताकत है उसका अभी तक 20% भी मैदान में झोंकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ रोहतक में रुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिन केवल 2 जनसभाएं ही कर पाए हैं, जिससे मुझे नहीं लगता अभी जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस के अनुकूल हैं। आज की जो परिस्थिति है, आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रोहतक में ही हैं। आज भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। एक बार पहले मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल करवा के जा चुके हैं। आज ओल्ड आईटीआई ग्राउंड में मुख्यमंत्री जनसभा कर रहे हैं, जिससे जो एनवायरनमेंट है वो भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हाँ, मुकाबला ज़्यादा दूर नहीं है, कांग्रेस ज़्यादा पीछे नहीं है। यदि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत अंतिम समय तक भी झोंक पाई तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, परंतु आज जो तराजू है वो भाजपा के पक्ष में झुका हुआ है। अच्छा, भाजपा के कौन बड़े नेता, स्थानीय नेता जो है वो प्रचार में जुटे हुए हैं और कांग्रेस के कौन से बड़े नेता, भूपेंद्र दीपेंद्र को छोड़ दिया जाए तो कौन से नेता जो है वो मैदान में है? देखिए, भाजपा की ओर से तो बड़े नेता खुद मुख्यमंत्री के चेहरे 2 बार रोहतक राम अवतार वाल्मीकि जी का नामांकन दाखिल करवाने और आज जनसभा के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ के जो पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर वो भी जोर लगा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो इनपुट्स आते हैं, जिन प्रत्याशियों की टिकट्स कटी वहाँ अपने बिहाफ पे भी इंचार्ज बना के और उनको जिम्मेवारी दी हुई है। ये वार्ड आपने मेरे नाम पे जीतना है, मेरे लिए जीतना है, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी है। 22 तारीख को यहाँ पे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी 2-3 जगह पे जनसभाएं की है। तो अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर दोनों ही की जिम्मेवारी लगाई हुई है और भाजपा का पूरा प्रदेश का जो संगठन है वो अलग अलग 10 जगहों पर सभी के क्लस्टर इंचार्ज तक बने हुए हैं। कहीं पे तो रमेश भाटिया जिम्मेवारी संभाल रहे हैं जो कि पूर्व के जिला अध्यक्ष होते थे, कहीं पे राजू सहगल की ड्यूटी लगी हुई है। हर जाति को साधने के लिए
सोशल इंजीनियरिंग का मैं इस्तेमाल तो किया कई जा रहा है। कार्यक्रमों में पूर्व के जो मेयर है मनमोहन गोयल, उनको भी हाथ में स्टिक लेके और उनको भी जनसभाओं में देख रहा हूँ, उनके पैर में मेरी फ्रैक्चर हो गया था। मनमोहन गोयल जी से बात हुई थी, उनसे मैंने हालचाल भी पूछा था। वो बोल रहे थे कि गए थे, पैर स्लिप हो गया था उनका कुंभ में, तो इसलिए चोट लग गई। वो चोट के बावजूद भी ग्राउंड पर हैं। और कांग्रेस में कौन नेता है? कांग्रेस में मैंने बताया कि यहाँ मुख्य जो भूमिका में प्रचार में दिखाई दे रहे हैं, रोहतक के स्थानीय विधायक भारत भूषण बत्रा अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। उसके बाद बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल एक दिन के लिए आए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी परसों से ही प्रचार आरंभ किया है रोहतक में। यदि नामांकन वाले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से कोई नामांकन जो प्रक्रिया में शामिल होता, तो मुझे लगता है कि चुनाव बिल्कुल कांटे पे तुला हुआ होता, बराबर होता। कहीं भी कांग्रेस पिछड़ती नहीं। भाजपा अपनी एडी चोटी का जोर लगाए हुए है। रोहतक की सीट उनकी नाक का सवाल बनी। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि भारत भूषण बत्रा विधायक है, उन्होंने ही पूरे नगर निगम के चुनाव का अपने ऊपर पूरा जिम्मा ले रखा है? टिकट देने के मामले में भी बात करिए या प्रचार के मामले में बात करिए, तो भारत भूषण बत्रा ही ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। टिकट तो जो इनकी कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें फैसला हुआ है। कई विधायकों की रिकमेंडेशन भी फेल हुई है यहाँ पर। मैं अब किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, किसी वार्ड वाइज जिक्र नहीं करूँगा, परंतु मुझे इनपुट्स तो मिलते ही रहते हैं। वहाँ पर किसी विधायक की रिकमेंडेशन थी कि इसे टिकट दी जाए, उस की टिकट कट के दूसरे को मिली है। कई जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के मजबूरी वश आए हैं। जहाँ स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी पीछे हट गए, और इसलिए वहाँ कमजोर प्रत्याशी मजबूरी में उतारने पड़े। अच्छा, मेयर के चुनाव का तो अप डाउन जनता को पता चल जाता, बड़ा चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव है। हम पार्षदों के चुनाव की बात करेंगे, 1 से लेके 22 वार्ड के जो पार्षदों की स्थिति, कांग्रेस और बीजेपी और निर्दलीयों की क्या स्थिति है। तो वार्ड नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो वहाँ पे कौन प्रत्याशी है और क्या स्थिति है? जातीय जो समीकरण है वो क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी ने जो वहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया 1 नंबर वार्ड में, अक्षय मोखरा को बनाया है, जो जाट जाति से बिलोंग करते हैं और राम अवतार वाल्मीकि जी के करीबी माने जाते हैं, राम अवतार वाल्मीकि के पड़ोसी भी हैं। तो वहाँ जाट मतदाताओं को साधने के लिए, और क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही है कि जो नॉन जाट मतदाता है वो तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ पर नीलम पांचाल को मजबूत चेहरा माना जा रहा था और टिकट लगभग उनकी कंफर्म भी मानी जा रही थी, परंतु अंतिम समय पर उनकी टिकट कटी। उन्होंने इंडिपेंडेंट नामांकन भी दाखिल किया था, परंतु उनने माना लिया बीजेपी पार्टी ने। वो बीजेपी पार्टी के पुराने ओबीसी चेहरा हैं, काफ़ी समय से प्रयासरत रहे, पिछली बार भी चुनाव लड़ा, थोड़े मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। यहाँ पर पंचाल समाज से ही टिकट दी है कांग्रेस ने, वीरेंद्र आई थिंक विजेंद्र, और जो वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट और प्रत्याशी पंचाल समाज से लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान मुझे लग रहा है कांग्रेस को हो रहा है। 2 पंचाल समाज से जो प्रत्याशी होने के बाद अदर बैकवर्ड कास्ट तो मुझे लग रहा है भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और जो जाट कम्युनिटी से बिलोंग होने के बाद भाजपा वहाँ जाट मतदाताओं को भी साधने में कामयाब हो रही है। मुझे लग रहा है कि वहाँ भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 2 में भाजपा ने बड़ी ही सदी हुई रणनीति से काम किया है। यहाँ भाजपा ने जो एससी समाज की लड़की, सैनी समाज में उसकी मैरिज हो रखी है, आशा लता धर्मवीर सैनी के परिवार में, और वो वार्ड हमेशा से ही सैनी बाहुल्य ही रहा है। सैनी समाज से ही वहाँ अधिकतर आज तक के जो पार्षद बनते रहे हैं, राजवीर सैनी, सुरेश सैनी, उससे पहले राजन सैनी, करतार सैनी, बहुत से। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है? कांग्रेस ने 2 नंबर वार्ड से ठेकेदार अशोक खुंडिया को चुनाव मैदान में उतारा है। वो धानक समाज से बिलोंग करते हैं और वहीं इंदिरा कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कई बार अक्षेत्रवाद का भी मुद्दा रहा है। यदि अक्षेत्रवाद का मुद्दा चला तो उस साइड इंदिरा कॉलोनी के वोट मुझे डिवाइड होते नहीं लग रहे। जो सैनी जो वोट है
एकमुश्त मुझे धर्मवीर सैनी की धर्मपत्नी भाजपा के प्रत्याशी आशा लता की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका फायदा यहाँ पर आशा लता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यदि नेहरू कॉलोनी से एक ही प्रत्याशी है, वैष्णवी इंडिपेंडेंट, परंतु गरीब परिवार से अपने चुनाव को उस तरह से उठा तो नहीं पाए। यदि क्षेत्रवाद का मुद्दा चला तो वो दूसरे स्थान पर भी रह सकती हैं, अदरवाइज यहाँ कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है। मुझे लग रहा है भाजपा पहले पर और कांग्रेस दूसरे पर रहती दिखाई। वार्ड नंबर 3 से भाजपा से शोभा और कांग्रेस से मोनिका मैदान में है। देखिए, मोनिका घुमंतु जाति सांसी समाज से बिलोंग करती है, विडो लेडीज है। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके लिए प्रचार भी किया और बहुत ही गरीब और शरीफ महिला है। परंतु यहाँ पर जो भाजपा ने अपने आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता कुणाल बिडलान के मदर को टिकट दी है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शोभा को जो वहाँ का समीकरण है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जो सैनी समाज आज के दिन ज़्यादातर भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि वोटों में पार्टी बेस भी वोट है, वहाँ पर जो पंजाबी अदर बैकवर्ड क्लास वोट जो भाजपा को मिल रहा है उसका फायदा देखिए। जो एससी समाज का वोट तो बट जाएगा, जो अदर कास्ट है वो कहाँ जा रही है, अदर कास्ट ज़्यादा भाजपा की तरफ जा रही है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि शोभा बिडलान आराम से ये चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, 4 नंबर से अशोक और सपना है। अशोक बीजेपी से है, सपना कांग्रेस से है। 5 से सुरेश किराड़ दोबारा से मैदान में है और कांग्रेस ने अब की बार वहां से 4 वार्ड पर मैं विशेष चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि मैंने डीपली सर्वे किया है जी। 4 वार्ड में धानक समाज से बहुत से प्रत्याशी मैदान में हैं। चाहे ये सपना है, ये राजकुमार लडवाल की पुत्रवधू हैं, चाहे बीजेपी की प्रत्याशी अशोक नागर की धर्मपत्नी हैं रिंकू देवी, उसके बाद ज्योति लडवाल भी इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ प्रदीप लडवाल की धर्मपत्नी अंजू लडवाल भी इंडिपेंडेंट है। ये सभी धानक समाज से बिलोंग कर रहे हैं। एक और जगदीश जी की धर्मपत्नी जगदीश खालसा जी के परिवार से भी कोई मैदान में है। तो धानक समाज का वोट वहाँ बट रहा है। बाकी जो समाज है वहाँ जाट समाज के रैनकपुरा में बहुत ज़्यादा वोट हैं। उसके बाद पंजाबी सैनी समुदाय और जो रविदासिया समाज, रविदासिया जाट समुदाय के वोट कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान किए हुए हैं। और जो मैंने धानक समाज के बताए कि वोट बट रहे हैं, सभी प्रत्याशी उसी समाज से हैं। उधर तो कांग्रेस वहां पे मजबूत है, नहीं, भाजपा टक्कर दे रही है क्योंकि धानक समाज के वोट बटने के बाद सैनी और पंजाबी समुदाय के वोट अधिकतर भाजपा की तरफ जा रहे हैं। इसलिए वहां कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। इंडिपेंडेंट पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे वहाँ इंडिपेंडेंट प्रदीप लडवाल के धर्मपत्नी अंजू लडवाल मजबूत हैं, कई बार चुनाव वो हार चुके हैं। सिंपैथी के वोट मिल तो रहे हैं, अच्छे खासे वोट ले रहे हैं, पर जीत में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। अच्छा, वार्ड नंबर 5, 6 और 7 की क्या स्थिति है? 5 में सुरेश किराड़ पूर्व पार्षद हैं, भाजपा के जमे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने समय से पार्षद बनते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुरेश किराड़ और संदीप कांगड़ा के बीच में टक्कर तो है, पर सुरेश किराड़ का पलड़ा। यहाँ आम आदमी पार्टी ने भी अपना सिंबल पर प्रत्याशी उतारा है। मुझे लग रहा है सतीश आर्या जो कि जिला बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी इंचार्ज भी रहे हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। वो किन्हें डैमेज कर पा रहे हैं अभी यहाँ पर पलड़ा तो सुरेश किराड़ का ही हैवी और कांग्रेस से टक्कर दिखाई। नोरातमल भटनागर की वाइफ जो है नीरा भटनागर, वो वार्ड नंबर 6 से है। 6 वार्ड पूरे रोहतक में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर कायस्थ समाज से नीरा भटनागर को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा। मनीष ग्रोवर जी की पसंद है। यहाँ जो भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने बगावत भी की, वो मुझे लग रहा है अंदर खाते। यहाँ एक इंडिपेंडेंट चुनाव में प्रत्याशी हैं गगन चावला जी की धर्मपत्नी आशा चावला, पंजाबी समुदाय से बिलोंग करती हैं। वहाँ पंजाबी समुदाय का अच्छा खासा वोट है, तो वो अच्छा खासा वोट लेने में का मुझे लग रहा है कहीं यहाँ इंडिपेंडेंट आशा चावला और जो टक्कर है इनके बीच में रहने वाली है, नीरा भटनागर के बीच में। यदि पंजाबी समुदाय का वोट पंजाबी प्रत्याशी के नाम पर आशा चावला को मिलता है तो आशा चावला चुनाव जीत जाएंगी। कांग्रेस से वहाँ पे वैश्य समाज से टिकट, वैश्य समाज से 3 प्रत्याशी, नवीन गर्ग ने अपनी धर्मपत्नी पलका गर्ग इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है। वहां पर आम आदमी पार्टी जो जिलाध्यक्ष हैं शिवमोहन गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी सपना अग्रवाल मैदान में है। वहां पर इंडिपेंडेंट कांग्रेस से मीनाक्षी जैन जो राहुल जैन गांधरवाल
की धर्मपत्नी हैं, उन्हें राजेश जैन जो एलपीएस के मालिक हैं उनके बहुत ही करीबी माना जाता है। तो चुनाव मैदान में है, वहाँ वैश्य समुदाय का वोट बंटने के कारण जो फायदा हो रहा है वो नीरा भटनागर जो भाजपा की टिकट पर हैं और इंडिपेंडेंट गगन चावला की जो धर्मपत्नी है आशा चावला उन्हें फायदा अच्छा, हो रहा है। साथ से कपिल नागपाल और संजय मलिक आप के बीच की संजय क्या स्थिति है? सैनी को भी कम करके नहीं आंक सकते, भले ही इंडिपेंडेंट उन्हें है। कांग्रेस की टिकट नहीं मिली हो, वो पुराने पार्षद रहे हैं, केबल का काम है, बहुत मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे जानते तिकोना हैं। मुकाबला हो सकता है। तिकोना मुकाबला हो सकता है, किसी की भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि जो संजय सैनी वोट ले रहे हैं वो ज़्यादा सैनी समुदाय के वोट ले रहे हैं और पूर्व में पार्षद रहे हैं, लोगों के काम किए हैं। तो यहाँ संजय मलिक जो किला रोड या किला मोहल्ला का एरिया है वहाँ संजय मलिक मजबूत दिखाई देते हैं। भाजपा का अपना कोर वोट बैंक है जो जनसंघ से जुड़ा हुआ वोट बैंक है, वो कपिल नागपाल की तरफ 8 जाता है। और 9 की क्या स्थिति है? 8 सैनी बाहुल्य वार्ड है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भाजपा के सिंबल पर कविता सैनी मुझे लगता है इजीली जीतने में कामयाब होंगे। वैसे वहाँ पर इंडिपेंडेंट भी टक्कर मिल रही है इंडिपेंडेंट से, पर मुझे भाजपा का पड़ रहा मनोज सैनी जो पूर्व पार्षद है उनकी धर्मपत्नी कविता सैनी मजबूत दिखाई दे रही है। 9 से कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया, वहाँ से भाजपा से कुलबीर है और कांग्रेस से कोई नहीं है, तो क्या स्थिति है वहाँ पे? कुलबीर नरवाल आजादगढ़ से बिलोंग करते हैं और मुझे लग रहा है कि देखिए भाजपा केवल एक क्षेत्र से नहीं, भाजपा के वोट हर कॉलोनी हर बूथ पर हैं। तो कुलबीर जो नरवाल है उनको टक्कर मिल रही है जगवीर राठी जी से भी, रविंद्र शोरान जी से भी। लेकिन जैसे हम अभी तक देख रहे हैं, हम भी लोगों का फीडबैक लिया है, वहाँ पे रविंद्र शोरान जो है उसका मुकाबला वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो काफ़ी समय से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, काफ़ी पहले ही उन्होंने चुनाव मैदान में आने का फैसला ले लिया था और वहाँ की जो पंचायत है किशनपुरा का उनका उन्हें समर्थन मिला हुआ पढ़े है। लिखे भी है पढ़े लिखे भी हैं और कारोबारी हैं, और दीपेंद्र हुड्डा के भी नज़दीकी है, खास है। तो यही कारण रहा कि वहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसी एक जो जगवीर राठी जी और रविंद्र शोरान तो यहाँ पे दोनों ही कुछ भी हो करीबी सकता हैं, है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए सिंबल अलॉट नहीं किया। और 10 से 10 में भी यही स्थिति, दोनों किसी मतलब कांग्रेस ने सिंबल अलॉट नहीं किया। यहाँ पर मेजर ज्योति भोर का जो मुकाबला है, रमेश बोर की जो वाइफ है, हाँ रमेश भोर की जो धर्मपत्नी है उनका मनीषा धर्मपत्नी सुमित नांदल, यहाँ पर अंतिम समय तक भी सुमित नांदल फैसले की लिए पत्नी जाएंगे। ये इंडिपेंडेंट है। हाँ इंडिपेंडेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। ये वार्ड बहुत कांटे के मुकाबले वाला है, यहाँ कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। 11-12 की क्या स्थिति है? देखिए 11 में राजेश प्रधान पूर्व सरपंच उनकी धर्मपत्नी बलियाना पूर्व के में जो पूर्व पार्षद सरपंच भी भी रहे रही हैं, उपासना देवी उनके पति हैं, काफी मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ परीक्षित देशवाल को चुनाव बलियाना से ही है, दोनों एक ही गांव से है। परीक्षित देशवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। देखिए मुझे लग रहा है कि कांटे का मुकाबला क्या होने इस वाला। वार्ड से वो पूर्व पार्षद है राहुल देशवाल, वो भी मैदान में है? नहीं, राहुल देशवाल ने परीक्षित देशवाल का समर्थन किया है। ओके। एक दिन मैं देख रहा था कि राहुल देशवाल एक और ये तीनों मिलके यहाँ पर इस वार्ड में चुनाव जीतना चाह रहे हैं। जी। और वार्ड नंबर जो है अपना 12 12 में कदम सिंह अहलावत और सुशील नांदल के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। पिछला भी मुकाबला इन दोनों के बीच में ही था। इस बार जो पिछली बार भाजपा ने अपने सिंबल पर सुमन आहूजा को चुनाव मैदान में उतारा था, यही कारण रहा कि वहां भाजपा का वोट, इस बार जो भाजपा का साइलेंट वोटर है यदि सुशील नांदल के पक्ष में गया तो यहाँ कदम सिंह अहलावत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि संदीप अहलावत, दीपक मलिक, कई प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं जो डैमेज कर रहे हैं। अभी कदम सिंह अहलावत ने पिछली बार चक्रव्यूह को तोड़ते हुए जंग तो जीत ली थी, इस बार वो चक्रव्यूह टूट पाता है या नहीं, अभी वार्ड आने नंबर वाली 13 12 तारीख बताएगी। वार्ड नंबर 13 धर्मवीर फौजी और यशवीर खरब प्रत्याशी तो और भी काफी हैं। यहाँ पर मैंने अभी ग्राउंड रिपोर्ट डाटा तो कलेक्ट हो गया, अभी एनालाइज नहीं हुआ है, इसके लिए अभी मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। तो वार्ड नंबर 14 से लगातार जो जीत तैयारी है कंचन खुराना, और कांग्रेस ने अब की बार पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा की बेटी आरती जुनेजा को टिकट दिया है। आरती जुनेजा के पति सुशील जुनेजा वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं जिला बार एसोसिएशन के। तो
अच्छा रसूख है, अच्छा काफ़ी समय से अच्छा मुकाबला नहीं मिला था यहाँ अशोक खुराना जी के परिवार को। इस बार अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और जो पल्लवी हांडा जी वो डैमेज कर रही हैं अशोक खुराना, अच्छा, जो पल्लवी कंचन हांडा खुराना के वोट्स को। जितना जैसे टक्कर में आएगी, वोट ज्यादा देगी, वो नुकसान किसको होगा, कांग्रेस का, मुझे बीजेपी? लग रहा है कि वो ज़्यादा नुकसान जो मानसरोवर कॉलोनी का ज़्यादा एरिया है वो भाजपा बहुल वोट्स का है, वो ज़्यादा नुकसान अशोक खुराना को पहुंचा सकते हैं। तो अब हम आते हैं वार्ड नंबर 15 और 16 में। वार्ड नंबर 15 में अनीता मिगलानी जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद भी रही हैं, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, वो भाजपा में चले गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो पिछली बार एक नारा गूंजा था मेयर चुनाव में, ऊपर सीताराम नीचे राधे श्याम, उस नारे ने अनीता मिगलानी को बहुत ही आहत किया था। इस बार जो मुझे लगता है पुरानी कमिटमेंट रही होगी पार्षद पद की टिकट के लिए अनीता मिगलानी की, तो इसलिए भाजपा के पास अपना जो सिटिंग पार्षद राधेश्याम डल उनकी भी टिकट कट के तो अनीता कांग्रेस से मिगलानी वहां को पे मिली। संजय खुराना हरिओम सेवा दल से जुड़े रहे हैं, काफ़ी वर्षों से सेवा की है। यहाँ संजय खुराना के कंपैरिजन में और भी कंपटीशन में कई प्रत्याशी थे, कांग्रेस वीरेंद्र सचदेवा भी वहाँ टिकट मांग रहे थे। उन्होंने शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दिया। हाँ, तो वो ही है कि नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो 16 से अनीता मिगलानी का पलड़ा वैसे भारी दिखाई दे रहा है मुझे। वार्ड नंबर 16 से मुक्ता नागपाल जो सेकंड टाइम देखिए, जब शुरुआत में टिकट मिली थी तो लोग मान के चल रहे थे कि बाई मिल गई है मुक्ता नागपाल को, परंतु पसीने छुड़वा दिए मयूर मुदगिल ने। वहाँ पर जो खासकर इस एरिया में डीएलएफ कॉलोनी का जो एरिया है, जो मुक्ता नागपाल का घर है वो शिवाजी कॉलोनी में है। भले ही उनके संबंध पूरे शहर में हो, परंतु एक अक्षेत्रवाद का मुद्दा हैवी हो रखा है और जो मयूर मुदगिल है उसे कमजोर करके आंकना हम किसी के लिए भी गलती होगी। मतलब कुछ भी उलटफेर भी हो सकता है। उलटफेर तो नहीं होता, पर वोट अच्छे खासे ले रहे हैं, अच्छा खासा डैमेज कर रहे हैं वो। मुक्ता नागपाल को अच्छी फाइट दे रहे हैं। और अब आते हैं हम वार्ड नंबर 17, डिम्पल जैन। देखिए, मैं आपको भाजपा से आज है बता डिम्पल रहा जैन हूँ, दोबारा। पूरे शहर में यदि पूरे रोहतक की किसी वार्ड पर नजर है तो सबसे ज्यादा वार्ड 17 पर है। दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के करीबी हैं अमित जैन जोजी, उनकी धर्मपत्नी है डिम्पल जैन, पूर्व में पार्षद हैं। पिछली बार भी इन्होंने बल्ली जो अग्रवाल उनकी धर्मपत्नी या उनके परिवार से कोई मैदान में था, उन्हें नज़दीकी मुकाबले में हराया था। इस बार भी वहाँ पर कांग्रेस के बड़े चेहरे लगातार कई सालों से पार्षद बनते रहे हैं, गुलशन इश्पुनियानी, उनको मैदान में उतारा है। सीधा मुकाबला है, एक एक वोट के लिए जद्दोजहद हो रही है। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत उस वार्ड में झोंक रखी है, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ईश्वर सिंघल के भी करीबी माने जाते हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं उस वार्ड में। ईश्वर सिंघल भी, मनीष ग्रोवर भी और रमेश भाटिया। वार्ड नंबर 18-19 की क्या स्थिति है? वार्ड नंबर 18 में मुझे लगता है कि भाजपा की स्थिति मजबूत है, क्योंकि वहाँ पर पंचाल समाज से 2 नेता, यदि यहाँ रामफल बैरागी के परिवार से कोई चुनाव मैदान में होता तो अच्छा मुकाबला होता और वो कांग्रेस से, मतलब कांग्रेस से अगर होते वो जीत भी सकते थे। परंतु जो रोहिला स्कूल वाले जितेंद्र रोहिला की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में आए हैं, वो आरएसएस से जुड़ी पृष्ठभूमि है, टिकट भी लगभग काफ़ी समय पहले ही उनकी कंफर्म दिखाई दे रही थी, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं, जीत जाएंगे। तो वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर, नरेंद्र कौशिक शायद पहले भी भाजपा से पार्षद रह चुके हैं, पहले पूर्व पार्षद हैं। इधर से विजय गोयल, मार्बल वाले बहुत बड़े ठेकेदार हैं और अच्छे धनाढ़ हैं। पूरे जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि धन बल में मजबूत हैं। बल में भी धन बल, हर धन से तो सारे ही बल आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि विजय गोयल अपने चुनाव को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो नरेंद्र कौशिक है, एक और जो चीज़ है, यहाँ जो ब्राह्मण समाज के वोट हैं वो कम है और बनिया समाज के वोट ब्राह्मण समाज से लगभग 3 गुना है।
परंतु जो ब्राह्मण समाज की पोलिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा रहती है, बनिया समाज की पोलिंग परसेंटेज सदा से कम रही है। यदि अपने चुनाव को, और बनिया समाज से यहाँ शिव कुमार, एरन, गोलू भी मैदान में, अतुल सिंगला भी, पल्लव भी, कई प्रत्याशी मैदान में, और एक और आप यहाँ पर एक कड़ी छोड़ रहे हैं, मन्नू राजौतिया, अभिमन्यु राजौतिया, जो जय किशन राजौतिया के सुपुत्र भाजपा हैं। से जो चुनाव लड़ रहे हैं। काठमंडी से एक जो मेरे पास कल इनपुट निकल कर आई, यहाँ जांगड़ा समाज जो खाती समाज है वो नाराज है बीजेपी पूरे। एक भी टिकट यहाँ पर ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने बैकवर्ड समाज के तीनों टिकटें पांचाल समाज को दे दी। यहाँ बीजेपी ने एक रोहिला को और आई थिंक एक पांचाल समाज को और एक बैरागी समाज को दी है। जांगड़ा समाज जिसकी बाहुलता है, एक भी टिकट न मिलने से नाराज है यह जांगड़ा समाज, और मुझे लगता है इसका फायदा मन्नू राजौतिया को भी मिल सकता है। यहाँ तिकोना मुकाबला हो सकता है। वार्ड नंबर 20 से परवीन जो बरावर के पूर्व सरपंच है वो है, और कांग्रेस से जो डिप्टी मेयर रहे अनिल कुमार वो कांग्रेस पार्टी से है। तो क्या मुकाबला देख रहे हो उसमें? अनिल कुमार को हनुमान पंघाल अच्छा डैमेज कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हनुमान पंघाल या अदर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी नहीं होते तो अनिल कुमार ये अपना चुनाव जीत जाते, परंतु अब उनके पसीने छूटे हुए हैं। परवीन कौशिक अच्छे मजबूती से अपना ये चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पंजाबी वोट है उसकी अधिकता भाजपा की तरफ जा रही है। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड प्रीत विहार में अच्छे खासी पंजाबी मतदाता हैं, और जो बैकवर्ड समाज के मतदाता हैं वार्ड 21 में भाजपा की तरफ से जो बैकवर्ड समाज को टिकट दी गई है, बैकवर्ड मतदाताओं का रुझान वैसे भी भाजपा की तरफ ज्यादा रहता है, तो मुझे लग रहा है विजेंद्र है भाजपा से वहाँ। हाँ 21 में। हाँ 21 में मैं कह रहा हूँ उसका फायदा यहाँ पर मिल भी रहा है परवीन 20 में भी कौशिक का, 20 वार्ड में भी। तो इसलिए रोचक मुकाबला होने वाला है, परवीन कौशिक और अनिल कुमार के बीच में जोरदार टक्कर होने वाली है। और 22 में क्या है? 22 में तो जो भाजपा जो किसान मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष है राजकुमार सुनारिया की उनकी पत्नी को दिया हाँ गया जी। है। और इधर से योगिता आशीष बुधवार की धर्मपत्नी है। मुकाबला रोचक होने वाला है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार मैदान में उतरे थे सुनारिया गांव में, और सुनारिया वो गांव है जो कई गांवों की लीड खत्म कर देता है कलन और विधानसभा में। ये वहाँ पर कांग्रेस बाहुल जो वोट ज़्यादा है, कांग्रेस माइंडेड लोग ज़्यादा हैं। यदि सभी को साधने में कामयाब रह गए आशीष बुधवार तो यहाँ पलड़ा भाजपा की बजाय कांग्रेस का भारी रहेगा। अदरवाइज जो बैकवर्ड क्लास वोट है, ब्राह्मण वोट हैं, एससी वोट है, वो उनका रुझान जो हमेशा से भाजपा की तरफ रहा है, मुझे लगता है कि यदि उनको साधने में यहाँ कामयाब हुए भाजपा के प्रत्याशी तो वो भी चुनाव में मैदान मार सकते हैं। तो आज हमने नगर निगम रोहतक के 22 वार्ड और मेयर को लेकर जोगेंद्र कथुरिया जी से एक चर्चा की, और विश्लेषण जो इन्होंने किया है अभी तक का उसके लिए आप लोगों को अपडेट कराया। आपको हमारा ये चर्चा कैसी लगी? हमारा ये जो अभी तक का अपडेट जो इलेक्शन है, कौन आगे कौन पीछे, ये आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।